नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की दिन की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत मंगरेलडीन देवी मंदिर में दर्शनों के साथ की। इसके बाद मंगरेलगढ़ और मैनपाट की राजपुर के चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्या का मौके पर ही निराकरण किया। एक अनाथ बच्चे ने पढ़ने की इच्छा जताई, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने का निर्देश दिया। सीतापुर के केरजू में पुलिस चौकी की सौगात दी। मातृ छाया के बच्चों से मुलाकात कर हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मैनपाट में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। साथ ही समनिया से सिकनिया तक और कदनई से समनिया तक सड़क निर्माण की मंजूरी दी। वहीं इन्होंने राजापुर की जन चौपाल में राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और राजापुर को उप तहसील बनाने, जबकि मांड नदी पर हर्रा मार में पुल बनाने की घोषणा की। राजापुर में ग्रामीण सहकारी बैंक खोलने का ऐलान भी किया। तीनों जगह यहाँ आए, भेंट मुलाकात हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग लिए। चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, राशन वितरण की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक पट्टा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ऋण माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, उस सबके बारे में जानकारी लिया और सब ने संतोष जाहिर किया कि सब शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। सरगुजा संभाग के दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि योजना जमीन पर 100% पूरा कराएं, ये उनकी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अगर ऐसी सक्रियता पहले दिखाते तो काम पेंडिंग ही नहीं दिखता। अधिकारियों को हिदायत दी, जनता की मांगों और समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है, इसीलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल तक प्रदेश नक्सली और खदानों के लिए जाना जाता था, मगर अब यहां की संस्कृति को जीवंत किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोल संकट को लेकर केंद्र को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जितना कोयला उत्पादन है उस हिसाब से सप्लाई नहीं किया जा रहा। विदेश से कोयला मंगाकर प्रदेश सरकारों पर इसे लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आशंका है। सब जगह जहाँ भी जा रहा हूँ जरूर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की मांग होगी। अभी तक के 77 स्कूल हमारे संचालित हैं और मांग को देख के प्रत्येक क्लास में 40 की जगह 50 सीट करने की मैंने पहले घोषणा की और 50 और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की हमने घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र के दौरे से पूरे राज्य में पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को प्रशासन पूरा करने में मुस्तैदी से जुट गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे से पहले रावघाट रेल लाइन के दूसरे चरण के कामकाज को लेकर प्रशासन ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी। रेल लाइन निर्माण की मॉनिटरिंग के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने सामाजिक व्यवसायिक संगठनों के साथ मीटिंग की। बैठक में बस्तर रेल आंदोलन और बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कलेक्टर बंसल ने रेल परियोजना को बस्तर जिले के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कार्य में गति लाए जाने के लिए राज्य शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सामाजिक व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने झीरम नक्सल हमले को लेकर गठित नए न्यायिक आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी। मामले में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर नए न्यायिक आयोग के गठन को वैधानिक तौर पर गलत करार दिया, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि जांच अधूरी है, कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया। साथ ही भाजपा से सवाल पूछा कि वो जांच में बार बार अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं। मई 2013 के झीरम घाटी कांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नए आयोग के गठन की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस RCS सामंत ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। माननीय चीफ जस्टिस एवं जस्टिस सामंत के बेंच में मामला लगा था, प्रथम दृष्टया हमारे मामले को आर्ग्यूबल मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार एवं
जुडिशियल कमीशन को नोटिस इशू किया है, तो उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। आगामी सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है और तब तक के लिए आगामी कार्रवाई पर कमीशन की रोक लगा दी गई है। भाजपा की आपत्ति की सबसे बड़ी वजह यह है कि झीरम कांड की जांच के लिए पूर्व में बने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे नियमतः 6 महीने के भीतर विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था। वहां पक्ष विपक्ष की बहस के बाद तय होता कि रिपोर्ट पूरी है या अधूरी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना नया आयोग गठित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। और दूसरा कमीशन राजनीतिक आधार पर इन्होंने जो बनाया है, ये बना नहीं सकते, और इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। इधर कांग्रेस और सरकार की दलील है कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने जिस तरह से राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी, वो तरीका ही विधि विरुद्ध था। सरकार के मुताबिक पहली नजर में जांच रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि जिन 8 बिंदुओं को जोड़ा गया उन पर पहले जांच पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए 2 जजों का आयोग बनाकर जांच जारी रखने का फैसला किया गया। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर कांग्रेस ने फिर पूछा है कि भाजपा जांच को रुकवाकर आखिर छिपाना क्या चाहती है। देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गया उनको कोर्ट जाते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है, लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है। इस पूरे कांड से जुड़े बड़े सवाल ये हैं, क्या जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पूरी है? अगर हाँ, तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कब और कैसे सामने आएगा झीरम का सच? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिन सुनवाई पूरी हुई थी और आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सावंत की युगल पीठ ने स्टे लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। परसा कोल ब्लॉक को लेकर पिछले कई दिनों से एक सियासी उठापटक की स्थिति थी। हाईकोर्ट में इस फैसले के आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हसदेव जंगल को बचाने के नाम पर परसा कोल ब्लॉक का विरोध कर रहे हैं, वो बताएं कि उन्हें पेड़ चाहिए या देश को बिजली। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि परसा कोल आवंटन में राज्य सरकार डबल गेम खेल रही। एक तरफ कहती है केंद्र सरकार ने सहमति दी, जबकि दूसरी बात और सच्चाई को जनता को नहीं बता रही। राजस्थान में बिजली संकट गहराने के बाद वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। उनके अनुरोध पर परसा कोल ब्लॉक के आवंटन की बची प्रक्रिया पूरी की गई। यहां कोयला खनन का काम अदानी की कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन स्थानीय निवासी से लेकर प्रदेश और देश भर में हसदेव जंगल को काटने का विरोध हो रहा है। देश को तय करना पड़ेगा कि उसको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये आवंटन है भारत सरकार करती है, राज्य सरकार कोयला खदान का आवंटन नहीं करती। जो हमारे खनिज है उसका दोहन ठीक ढंग से होना चाहिए। मतलब कुछ भी खुदाई हो जाए, कुछ भी पेड़ कटाई हो जाए, ये बिल्कुल नहीं। अब माननीय उच्च न्यायालय में न केवल परसा कोल ब्लॉक, जितने भी कोल ब्लॉक के आवंटन की कार्रवाइयां हो रही हैं, वहाँ के लैंड एक्विजिशन के लिए जो मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे, अब आज ही एक फैसला आया है परसा कोल ब्लॉक में, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। आशा ये है कि कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता लगभग साफ हो गया। परसा कोल आवंटन में मुख्यमंत्री डबल गेम खेल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हमने सहमति दिया है, और सहमति दे करके कोल आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया। अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र के ऊपर आरोप क्यों लगाना? अंदर में क्या छुपा है, यहाँ के सरकार जाने, प्रदेश के मुखिया जाने कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन जनता को इन्होंने धोखा दिया है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे इंदौर और चंडीगढ़ के दौरे से लौट चुके हैं। दौरे को लेकर महापौर ने कहा कि हमें इंदौर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें स्वच्छता पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। एजाज ने कहा कि इंदौर को केंद्र सरकार से अलग से राशि मिलती है, जिसके कारण इंदौर के पास बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं,
लेकिन छत्तीसगढ़ में नगर निगम को राशि का इंतजाम खुद के संसाधन या फिर राज्य सरकार के भरोसे ही करना होता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के मुताबिक ऐसा कोई कार्य नहीं जो इंदौर नगर निगम कर रहा है उसे रायपुर में नहीं किया जा सकता। महापौर की इंदौर को केंद्र सरकार से अलग से राशि मिलने वाली बात पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक बार भी डिटेल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजी गई तो कैसे वहां से कोई राशि आएगी। इतना ही नहीं, प्रशासनिक रूप से रायपुर में काफी सुधार की आवश्यकता भी उन्होंने बताई। तो मुझे जरूर लगता है कि वहां से आने के बाद बहुत सारे लोगों में बहुत सारे उसमें कई अलग अलग वो होंगे और मुझे लगता है अभी हम लोग कुछ दिन के बाद एक आध हफ्ते में सभी पूरे 70 के 70 पार्षद एक बार फिर से बैठेंगे और विचार विमर्श इसमें और भी आगे जो हम लोग देख कर आए उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको फिर प्लान करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन कारणों से स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता में रैंकिंग में इंदौर जो प्रथम स्थान पर आ रही है वो सब रायपुर में भी हो सकता है, मगर रायपुर में प्रशासनिक क्षमता की कमी है, निर्णय लेने वालों की कमी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर राजनीतिक प्रशासन पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम अपना जो स्वच्छता में जो संपूर्ण है वो दे नहीं पा रहे हैं। नारायणपुर में डीआरजी के जवानों ने बुकिनतोर पुलिया के पास में आईडी ब्लास्ट में मास्टरमाइंड रहे 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 23 मार्च 2021 को ब्लास्ट में 5 जवानों की शहादत हुई थी। 17 जवान इसमें जख्मी हुए थे। पुलिस ने नक्सलियों को हितुलवाड़ और बेचा के जंगल से सर्चिंग के दौरान पकड़ा है। इन नक्सलियों से कुकर बम, डेटोनेटर और बिजली के वायर बरामद किए, जिसके बाद नक्सलियों को नारायणपुर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। पूर्व में जो मामले हैं उसी में इनका नाम पहले से खुला हुआ था, तो उसी में इसको अपराध क्रमांक 4/21 बुकिनतोर और दूसरा 25/20 और 5/21 जो है इसमें इन लोगों को पहले से नामजद आरोपी थे, तो उसमें इसको अरेस्ट किया गया। आज का दिन राजद्रोह कानून के मसले पर बहुत ही अहम साबित हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर अपने विचार भी रखे। पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह के कानून पर आज आखिरकार रोक लगी गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजद्रोह कानून यानी धारा 124A के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र को इस संबंध में राज्यों को निर्देश भी जारी करना होगा। बीते कुछ सालों पर गौर करें तो राजद्रोह कानून विवादों में रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों समेत आम लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और जो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। चलिए अब आज राजद्रोह कानून पर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है, जिसमें राज्य सरकारों को निश्चित करना होगा कि एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बिना राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन जरूरत है।
बता दें आपको कि राजद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। राजद्रोह की वैधता पर 3 जजों की एक बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इसके पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो राजद्रोह कानून पर विचार कर रही है और कानून की वैधानिकता की समीक्षा किए जाने तक मामले में सुनवाई न की जाए। अब बात करते हैं कि आखिर राजद्रोह का मुकदमा क्या है और धारा 124A के तहत क्या प्रावधान है। राजद्रोह कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 124A ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है, असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि राजद्रोह कानून क्या है। आज जब राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया तो इस मौके पर राजद्रोह के कुछ चर्चित मामलों का जिक्र करना भी जरूरी है। आज से 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ, जहां बीते कुछ सालों में देश भर में मशहूर हुए कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। नतीजा ये हुआ कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया। कालीचरण महाराज को 95 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले पे बहुत ज्यादा हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कालीचरण जी के बारे में अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो इस देश में बापू के सम्मान को सबको करना चाहिए और तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी बापू के सम्मान में अपनी अपनी बात कहते रहती है। तो मुझे लगता है कि कालीचरण जी के मामले में ये लागू नहीं होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। साल 2011 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ योग गुरु रामदेव को ठग कहने के आरोप में खरगोन में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा बीते कुछ सालों में देश में राजद्रोह के कई मामलों पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी हुई है। NCRB के मुताबिक राजद्रोह कानून के तहत साल 2015 में 30 मामले दर्ज हुए, जिनमें 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2016 में 35 मामले सामने आए, जिनमें 48 लोग गिरफ्तार हुए। 2017 में 51 केस दर्ज किए गए, जिनमें 228 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साल 2018 में कुल 70 मामले दर्ज हुए, जिनमें 56 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। साल 2019 में 93 केस दर्ज किए गए, जिनमें 99 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साल 2020 में कुल 73 केस दर्ज हुए, जिनमें से 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए बात विवाद की करते हैं। दरअसल राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार लोगों में दोषी पाए जाने वालों का प्रतिशत एक बड़ा सवाल उठाता है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2016 में 33.3% लोग ही दोषी साबित हो पाए, जबकि साल 2017 में 16.7% लोगों का दोष सिद्ध हुआ। 2018 में 15.4% आरोपी अपराधी पाए गए। 2019 में मात्र 3.3% लोग ही दोषी साबित हुए, जबकि साल 2020 में 33.3% लोगों के दोष सिद्ध हो पाए। आज की तारीख में केंद्र सरकार के पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगी है। बहस इस बात पर जारी है कि अंग्रेजों के वक्त बनाए गए कानून की आजादी के 7 दशक के बाद भला क्या जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी खुद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करने की पैरवी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजद्रोह कानून को खत्म करने की दिशा में एक पहल सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।